महाद्वीप। और विश्व के महाद्वीपों की देखिए हम बात करें तो सब जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में आपके पूछे जाते हैं और जनसंख्या के आधार पर भी आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और प्रश्न आपका महाद्वीपों से बनता है कि कौन सा महाद्वीप गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और कौन सा महाद्वीप आपका अंगारा भूमि का हिस्सा है। इस तरह से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 4 महाद्वीपों के नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना भूमि से अलग होकर बना है। तो इस तरह से भी हम जानेंगे कैसे इनका निर्माण हुआ। दूसरी चीज हम बात करें महाद्वीपों की, अगर बात आती है तो महाद्वीपों से कई तरीके से एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो महाद्वीपों का क्रम हम एक तो जानेंगे, दूसरा हर एक महाद्वीप को हम लेकर चलेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप एक अपवाद के रूप में है, बाकी सारे महाद्वीपों पर हम जानेंगे उन महाद्वीपों की भौगोलिक स्थिति क्या क्या है, उन महाद्वीपों की राजनीतिक स्थिति क्या है, उन महाद्वीपों में कितने देश हैं, उन महाद्वीपों में कौन सा सबसे बड़ा देश है और कौन सा सबसे छोटा देश है, उन महाद्वीपों में कौन से प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या उस महाद्वीप की कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उस महाद्वीप की कौन सी प्रमुख झीलें हैं, उस महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी प्रमुख वनस्पति पाई जाती है, या कौन कौन उस महाद्वीप के मूल निवासी हैं, जनजातियां पाई जाती हैं, उस महाद्वीप पर कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा महाद्वीप हम करेंगे तो आपके एग्जाम के हिसाब से सारा का सारा पार्ट विश्व के भूगोल का एक तरह से कवर हो जाएगा। यही सिंपल आपसे पूछा जाता है कि ये पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, या ये पर्वत चोटी कौन से महाद्वीप में आती है, या नील नदी जो है वो कौन से महाद्वीप में बहती है, अमेजन नदी। तो इस तरह से पूरे महाद्वीप के एक एक पार्ट को हम लेकर चलेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। कोशिश करें आप विश्व के महाद्वीपों के मैप लेकर बैठें या एटलस लेकर बैठें। एटलस ले लें या तो किसी भी उसकी, चाहे आप कोई भी आप मैप लेकर बैठे हैं, विश्व के महाद्वीपों के मैप लेकर बैठे हैं आप। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया का मैप आप ले लें, अफ्रीका का ले लें, उत्तरी अमेरिका का ले लें, दक्षिणी अमेरिका का, यूरोप का और एशिया का। अंटार्कटिका को भले ही आप छोड़ दें, लेकिन बाकी 6 महाद्वीपों के कम से कम 3-3, 4-4 मैप आप लेकर बैठेंगे तो उसी मैप में हम सारी चीज़ों को जान लेंगे। उस महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति जान लेंगे, कौन कौन सी जल संधियों से घिरा हुआ है, कौन कौन से महासागरों से आसान हो जाएगा, उस महाद्वीप पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो लोकेशन के आधार पर भी कभी कभार पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पूछ लेते हैं। उस महाद्वीप की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं वो भी हम जान लेंगे, वहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, या वहाँ पर कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। तो इस तरह से लगभग सारे एस्पेक्ट को लेते हुए हम चलेंगे महाद्वीप से। तो महाद्वीप वाला टॉपिक आपका एकदम कंठस्थ हो जाएगा और एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रश्न आ जाए आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो महाद्वीपों की देखिए मैं बात कर रहा था, तो जब पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को देखा जाए, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति के बाद पृथ्वी पर एक ही भूखंड था, पृथ्वी पर एक ही भूखंड था और वही भूखंड जो है वो आप देखेंगे बाद में टूटता चला गया और चारों तरफ वो भूखंड एक महासागर से घिरा हुआ था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा महासागर था या सबसे पहले कौन सा महाद्वीप था। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर देखें तो हम बात कर रहे हैं देखिए विश्व के महाद्वीपों की। तो हेडिंग डाल लें यहाँ पर विश्व के महाद्वीप। तो थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए। तो देखिए विश्व के महाद्वीप की हम बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी पर एक ही भूखंड हुआ करता था, इसको नाम दिया गया था क्या, पेंजिया। पेंजिया इसको नाम दिया गया। तो एक तो पेंजिया था और पेंजिया चारों तरफ समुद्र से घिरा था। इस समुद्र को नाम यहां पर दिया गया था पेंथालासा। तो एक पेंजिया था और एक क्या था, पेंथालासा हुआ करता था। ये किसके द्वारा दिया गया, वैगनर के द्वारा दिया गया। वैगनर एक वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक। वैगनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत को हम बोलते हैं
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो किस तरह से महाद्वीप एक दूसरे से विस्थापित हुए ये बताया वेगनर के द्वारा। तो वेगनर ने बताया कि सबसे पहले एक ही महाद्वीप था, जो था आपका कौन सा, पेंजिया, और एक ही महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा। अब पेंजिया का विघटन हो गया, पेंजिया दो भागों में टूट गया, पेंजिया दो हिस्सों में टूट गया। एक पेंजिया के टूटने से आपका बन गया, इसको बोला गया अंगारा भूमि, अंगारा भूमि, और दूसरा पेंजिया के टूटने से आपका बना गोंडवाना भूमि। गोंडवाना लैंड भी लिख सकते हैं, गोंडवाना भूमि भी लिख सकते हैं। तो यहां पर बना आपका क्या, अंगारा लैंड, और यहां पर बना गोंडवाना लैंड। दो महाद्वीप इस तरह से बन गए, और इन दोनों महाद्वीपों के बीच में एक सागर का निर्माण हो गया, और उस सागर को नाम दिया गया टेथिस सागर। टेथिस सागर बन गया इनके बीच में। ठीक है, अब अंगारा भूमि का फिर से विघटन हुआ, और अंगारा भूमि के विघटन से कौन कौन से महाद्वीप बने ये आपसे पूछा जाएगा। तो अंगारा भूमि के विघटन से जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ उसमें उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अलावा आप देखें यूरेशिया। यूरेशिया क्योंकि एक ही प्लेट पर आधारित है तो इसको यूरेशिया बोल देते हैं। यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया। तो ये स्थिति है। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया की अगर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे इसका निर्माण किससे हुआ, अंगारा भूमि के विखंडन से हुआ, अंगारा भूमि के विखंडन से। और अगर हम बात करें नेक्स्ट गोंडवाना भूमि की, तो गोंडवाना भूमि के विखंडन से कई सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जैसे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के अलावा आप देखें दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और हम बात करें, ये हालांकि महाद्वीप नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत किस भूमि का भाग है। तो प्रायद्वीपीय भारत कौन सी भूमि का भाग है, गोंडवाना भूमि का भाग है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया अंगारा भूमि के भाग हैं। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत जो है वो किससे बने हैं, ये बने हैं गोंडवाना भूमि से। तो ये इस तरह से थोड़ा सा याद रखें। सबसे पहले एक ही महाद्वीप था पेंजिया, पेंजिया के विखंडन से एक तो अंगारा भूमि बना, दूसरा गोंडवाना भूमि बना। अंगारा भूमि फिर से टूट गया तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप इसके अंदर आते हैं। और अगर हम बात करें गोंडवाना भूमि की तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत इसके भाग हैं। ठीक है, अब हम ग्लोब की देखिए बात करें तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मैं आपको बता भी चुका हूं कि अगर हम देखें पूरे की पूरे पृथ्वी के अगर हम भूपृष्ठ को देखें, सरफेस एरिया को देखें, तो मैंने बताया था कितना सरफेस एरिया है, आप लोग जानते भी होंगे। पृथ्वी के हम पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल की, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था लगभग कितना है, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर।
ये पृथ्वी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है और पृथ्वी को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया था, दो भागों में इसको बांट दिया था। एक कहलाता है स्थल मंडल, स्थल मंडल, और दूसरा क्या कहलाता है, जल मंडल। स्थल मंडल और जल मंडल, ठीक है। तो लगभग हम बात करें 14.8 करोड़ किलोमीटर में कौन फैला हुआ है, स्थल मंडल, मतलब सारे महाद्वीप आते हैं। और जल मंडल की देखिए बात होती है तो जल मंडल आपको बताइए लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में क्या है, जल मंडल फैला हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि दोनों गोलार्धों की, मैं बता चुका हूं जलमंडल में 5 महासागर आ जाते हैं और स्थल मंडल में महाद्वीप आ जाते हैं। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, 5 महासागर इसके अंदर आ जाते हैं, 5 महासागर। और इन 5 महासागरों को घटते हुए क्रम में लिखें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा आ जाता है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन पहले नंबर पर आ जाता है। इसके बाद अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा महासागर कहलाता है, अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा महासागर कहलाता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर तीसरा बड़ा महासागर कहलाता है। और ये 3 महासागर मिलकर कुल जलमंडल का कितना भाग है, 90% भाग, ठीक है। तो जलमंडल का 90% भाग 3 महासागरों के अंदर आता है। तो यही 3 प्रमुख महासागर हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, इंग्लिश में भी ध्यान रखें, कभी कभार इंग्लिश में भी लिखा आ जाता है, पैसिफिक ओशियन कहलाता है। अटलांटिक ओशियन, और इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन, ठीक है। तो हिंद महासागर और अटलांटिक और प्रशांत महासागर 3 महासागर मिलके पृथ्वी के कुल जलमंडल का 90% भाग घेरे हुए हैं। और बचे 2 महासागर, इसमें एक आपका कहलाता है अंटार्कटिक और अगला कहलाता है आर्कटिक या उत्तरी सागर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो बात कर रहे थे स्थल मंडल की और जल मंडल की, और यही स्थल मंडल आपको पता है किसमें विभाजित है, 7 महाद्वीपों में, उसकी हम बात अभी करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि एक चीज़ और यहाँ पर जान लेते हैं कि ये आप पता ही है कि ये पृथ्वी है और यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। इसका नाम बार बार बताने की आवश्यकता है ही नहीं। इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। अब भूमध्य रेखा आपको पता ही है कि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देती है, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अब आप देखा जाए, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में 60% क्षेत्र पर आप देखेंगे महाद्वीप है और 40% भाग पर क्या है, महासागर है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को हम क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय गोलार्ध। तो ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय गोलार्ध बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की बात अगर आ रही है तो उत्तरी गोलार्ध पर ध्यान रखना 60% भाग पर क्या है, 60% भाग पर
महाद्वीप विराजमान है और 40% भाग पर क्या है, महासागर विराजमान है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात होती है तो दक्षिणी गोलार्ध की बात होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान रखना मात्र 19% भाग पर महाद्वीप हैं। 19% भाग महाद्वीपों से घिरा हुआ है और 81% भाग किससे घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, महासागरीय गोलार्ध बोलते हैं और इसको महाद्वीपीय गोलार्ध बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना क्या कहलाता है, महाद्वीपीय गोलार्ध कहलाता है, महाद्वीपीय गोलार्ध। और इसको क्या बोलेंगे, महासागरीय गोलार्ध, क्योंकि यहाँ महासागर की क्षेत्रफल ज्यादा है। इस तरह से थोड़ा सा और पॉइंट ध्यान रखें, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 60% पर महाद्वीप हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 19% पर ही महाद्वीप हैं। तो उत्तरी गोलार्ध को हम क्या बोल देंगे, महाद्वीपीय गोलार्ध बोल देंगे, और दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोल देंगे, महासागरीय गोलार्ध बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए हम महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीपों से एक तो सीधा ही पूछ लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में बता दीजिए, या जनसंख्या के आधार पर भी आपसे पूछा जाता है। तो महाद्वीपों को देखा जाए तो एक और हम पेज ले लेते हैं। महाद्वीप की देखिए बात करें तो सब लोग जानते हैं कि महाद्वीपों की संख्या 7 है, 7 महाद्वीप हैं, लेकिन हम इसको विभाजित कर लेते हैं दो भागों में इसको विभाजित कर लेते हैं। एक तो हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में। क्लियर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर हटा हुआ है आपको, आप जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, एशिया आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा बड़ा महाद्वीप कहलाता है एशिया के बाद। तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है, यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। चौथे नंबर पर कौन सा महाद्वीप आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। और दूसरा हम देखें 5वें नंबर पर कौन सा महाद्वीप, कौन सा बड़ा महाद्वीप है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 5वें नंबर पर बड़ा महाद्वीप आपको कौन सा लिखना है, अंटार्कटिका लिखना है। और 6वें नंबर पर आपको कौन सा लिखना है, 6वें नंबर पर यहाँ पर लिख लेना यूरोप, यूरोप आ जाएगा। और 7वें नंबर पर कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में आप जानते हैं एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा और क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो देखिए जनसंख्या की अगर बात आती है तो जनसंख्या में पहले नंबर पर आपका कौन सा रहेगा, एशिया ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश जो है वो एशिया के अंदर ही आते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर एशिया पहले नंबर पर आएगा और अफ्रीका दूसरे नंबर पर आएगा। ये दोनों आंकड़े आपके एज इट इज रहेंगे। जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है। बात आती है तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर का जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए तीसरे नंबर की बात अगर आती है तो तीसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा, कुछ लोग उत्तरी अमेरिका बता रहे होंगे, कुछ लोग आपका यूरोप है। तो ध्यान रखना जनसंख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा। चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका। पांचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, पांचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। और छठवें नंबर पर कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्यों छठवें नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिका क्या है, निर्जन महाद्वीप कहलाता है। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप की श्रेणी में रखा गया है, तो अंटार्कटिका पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, तो यहाँ पर उसको हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पर पाई नहीं जाती है। तो जनसंख्या के आधार पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और फिर कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो इस तरह से महाद्वीपों को आप जान रहे होंगे, ये क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में है और ये जनसंख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में है। अब महाद्वीपों का मैं थोड़ा सा आपको फोटो बता देता हूँ। महाद्वीपों से सीधा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो महाद्वीप कौन कौन से हैं, क्या क्या स्थिति है। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ल्ड का मैप आप साफ देख पा रहे होंगे क्लियरली। तो ये विश्व के मैप की हमें बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये महाद्वीप दिखाई दे रहे होंगे। एक तो महाद्वीप आप यहाँ पर देखें, इसको हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक महाद्वीप है, इसको हम बोल देंगे क्या, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तीसरा महाद्वीप आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक महाद्वीप देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूरोप महाद्वीप बोलते हैं। और यहाँ पर कौन आ जाएगा, एशिया महाद्वीप आ जाएगा, एशिया हो गया ये। और ये कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। और सातवें नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा क्या, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये तो 7 महाद्वीप आप पहचान पाते होंगे आसानी से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर कुछ महासागर भी आपको नज़र आ रहे हैं साथ साथ में। तो यहाँ पर ये कौन कौन से महासागर की बात करें, तो ये कौन सा महासागर है, तो इस महासागर की बात होती है तो ध्यान रखना, इस महासागर को हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है। एस आकार का महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। यहाँ पर वी आकार का महासागर है, इसको हम बोलते हैं क्या, हिंद महासागर। वी आकार का महासागर क्या कहलाता है, हिंद महासागर कहलाता है। और यहाँ से देखें ओ आकार का, तो ये क्या कहलाता है, प्रशांत महासागर। और पृथ्वी गोल है, तो यही प्रशांत महासागर आपको यहाँ तक दिखाई देता है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर कहलाता है। प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। यही 3 प्रमुख महासागर हैं जो 90% जल क्षेत्र को घेरे हुए हैं। ऊपर की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, आर्कटिक महासागर होगा, आर्कटिक महासागर। और नीचे की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है। इसको उत्तरी बोल देते हैं क्योंकि उत्तरी महासागर उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। अब ये जो 3 महासागर आप देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों किसका भाग हैं, ये तीनों किसका भाग हो गए,
तो मैं यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ, ये तीनों किसका भाग है, ये अंगारा भूमि का भाग है। अंगारा भूमि, अंगारा लैंड का हिस्सा है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यूरोप और यहाँ पर एशिया। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया कौन सी भूमि का भाग हो जाएंगे, तो ये अंगारा भूमि का भाग है। जबकि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया और ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ये सारा का सारा भाग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका, गोंडवाना भूमि का। और इधर से अंटार्कटिका को भी ले लो, ठीक है। तो ये हिस्सा किसका है, गोंडवाना भूमि का भाग है, और ये हिस्सा किसका है, अंगारा भूमि का भाग है। तो गोंडवाना भूमि और अंगारा भूमि आपकी क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि किस महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो वो आप एक बार रिवाइज करें दिमाग में, क्योंकि पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, अफ्रीका से कौन सी गुजरती है, यूरोप से कौन सी, एशिया से कौन सी, या दक्षिणी अमेरिका से कौन सी, या उत्तरी अमेरिका से। एक एक करके हम आगे जानेंगे भी, लेकिन मैंने ट्रिक के थ्रू आपको समझाया भी था। उम्मीद है कुछ लोगों ने उसको याद कर भी लिया होगा और कुछ लोगों ने उसको हवा में उड़ा दिया होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करते हुए चलेंगे तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि डेट भी आ चुकी है एग्ज़ाम की, ठीक है, राजस्थान कांस्टेबल की एग्ज़ाम की डेट भी आपकी घोषित हो चुकी है। तो सीरियसली आप तैयारी करें, प्रश्नोत्तरी सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल के एग्ज़ाम के पेपरों का आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई टॉपिक या वायुमंडल वाला ही टॉपिक आपने अच्छी तरह रट लिया, पूरा याद है आपको, किसी को भी इतना पढ़ा देंगे आपने इतना याद कर लिया, लेकिन वहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है ये तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के या मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर आपको हमारी तरफ से भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ यहाँ भी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखते रहें, उससे आपको पैटर्न का पता चलेगा कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वहाँ से प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया अंगारा भूमि का भाग हैं। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है, और अंटार्कटिका किसका भाग है, ये सब गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ज़्यादातर महाद्वीप किसका भाग है, गोंडवाना भूमि का, और उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या आ जाते हैं, अंगारा भूमि के आ जाते हैं। अब एक एक करके महाद्वीपों को देखिए हम अध्ययन करेंगे, एक एक करके महाद्वीप लेकर चलेंगे। जैसे हम शुरुआत कर लेते हैं कहाँ से, अंटार्कटिका से ही शुरुआत कर लेते हैं। अंटार्कटिका से अगर शुरुआत करें तो अंटार्कटिका करेंगे, फिर हम ऑस्ट्रेलिया ले लेंगे, फिर अफ्रीका ले लेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों को हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं या जो बाद में इसको जुड़े हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर पूछा जाए कि किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, महाद्वीपों की हम बात कर रहे हैं, एक एक करके आपको वो याद हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए महाद्वीप, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो सिंपल सी देखिए बात आपको याद रखनी है। महाद्वीपों का क्रम एक तो आपको याद रखना है, दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको महाद्वीप लिखने हैं और 6 महाद्वीप लिखने हैं, केवल आपको ज़्यादा नहीं लिखने। 6 महाद्वीपों का क्रम आप याद रखें। सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता है कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, एशिया। दूसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और 5वां बड़ा महाद्वीप मैंने बताया था अंटार्कटिका है, लेकिन अंटार्कटिका बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, तो उसको हटा देते हैं। तो 5वें नंबर पर यहाँ कौन आ जाएगा, यूरोप।
और 6वें नंबर पर कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कुछ लोगों के दिमाग में आ भी गई होगी। क्या चीज़ मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है हर एक महाद्वीप के आगे 3 बार आपको क्या लिखना है, आम लिखना है। 3 आम आपको लेने हैं और 3 कवि लेने हैं, ठीक है। और इसको सुविधाजनक करने के लिए आप पेयरिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से 3 क्या हो गए, आम हो गए, और 3 यहाँ पर हमने क्या ले लिए, कवि ले लिए। 2 कवि हमको इस तरह से लिखने हैं, पैरेलल आम, और 2 कवि इस तरह से लिखने हैं, और 1 कवि हमको लिख देना है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बस इतना आपको करना है, आपको याद हो जाएगा। इसका मतलब मैं बता दूं, आ का मतलब है आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। मा का मतलब है मकर रेखा, मकर रेखा। का मतलब है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और वी का मतलब है विषुवत रेखा, ठीक है। अब सिंपल तरीके से आप इसको देख लें, यहाँ पर सीधा पूछा जाएगा कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो एशिया महाद्वीप के आगे क्या आ रहा है, आर्कटिक व्रत, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। तो आर्कटिक व्रत, कर्क रेखा और विषुवत रेखा किससे गुजरती है, एशिया महाद्वीप से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात आती है तो मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों कहाँ से गुजर रही हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। उत्तरी अमेरिका की बात आती है तो आर्कटिक व्रत और कर्क रेखा कहाँ से गुजर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका से गुजर रहे हैं। और दक्षिणी अमेरिका की बात आती है तो मकर रेखा और विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका से गुजरते हैं। और यूरोप से एक ही लाइन गुजरती है और वो है आर्कटिक व्रत, और ऑस्ट्रेलिया से एक ही लाइन गुजरती है और वो है मकर रेखा। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है मकर रेखा। तो या तो ऐसे पूछ सकते हैं, महाद्वीप का नाम दे सकते हैं और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी अक्षांश रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है। या अक्षांश रेखा आपसे पूछी जाए, जैसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ पर आ रही है, एशिया के सामने आ रही है, कर्क रेखा अफ्रीका के सामने आ रही है, और कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के सामने आ रही है। तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। चौथा ऑप्शन होगा आपका, वही आप तुरंत सही कर लेंगे। अगर पूछा जाए विषुवत रेखा कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो विषुवत रेखा आप देख रहे हैं एशिया से गुजर रही है, विषुवत रेखा अफ्रीका से भी गुजर रही है, और विषुवत रेखा ध्यान रखना दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, ना कि उत्तरी अमेरिका से। तो उत्तरी अमेरिका से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा पूछी जाए तो मकर रेखा कहां पर आ रही है, अफ्रीका से गुजर रही है। मकर रेखा कहां पर आ रही है, दक्षिणी अमेरिका से गुजर रही है। और मकर रेखा कहां पर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी आ रही है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। आर्कटिक व्रत कहां से गुजरता है, तो आर्कटिक व्रत आप देख रहे हैं एशिया से गुजरता है, आर्कटिक व्रत उत्तरी अमेरिका से गुजर रहा है, और आर्कटिक व्रत आपका यूरोप से भी गुजर रहा है। तो इस तरह से ये सबसे आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं कौन सी अक्षांश रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है। अब महाद्वीपों के अंदर कौन कौन से देश से गुजरती है वो हम अभी जानेंगे जब हम महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। तो एक एक महाद्वीप को यहाँ पर देखिए हम लेकर चलें तो सिंपल हो जाएगा। आपको महाद्वीप वाइज आपके पास एक नोट्स हो जाएंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएंगे। तो एक एक महाद्वीप को हम लेके चलें। तो यहाँ पर एक महाद्वीप हमने ले लिया, और ये महाद्वीप आप सब देख पा रहे होंगे शकल सूरत के हिसाब से। ये कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप कहलाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप की हम बात करें तो इससे कुछ प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सीधा हम पहले उनके बारे में जान लेते हैं, फिर इस महाद्वीप के बारे में भी जानेंगे क्या इसकी विशेषताएं।
तो यहां से अगर पूछा जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो ध्यान रखना अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जो है विलियम सॉसेन के द्वारा की गई। विलियम सॉसेन ने इसकी सबसे पहले खोज की थी, ठीक है। और कौन आपका दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला व्यक्ति जो था वो एमंडसन था, ठीक है। तो कौन भारतीय था वो भी हम बात करेंगे अभी, पहले इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। तो देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप के कई सारे उपनाम हैं, वहां से प्रश्न आपका बनता है, तो उपनाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली चीज तो ध्यान रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। व्हाइट कॉन्टिनेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि 98% जो है इसका क्षेत्रफल किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। 98% क्षेत्रफल इसका बर्फ से ढके होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप बोल देते हैं। तो श्वेत महाद्वीप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 98% क्षेत्रफल बर्फ से ढका है। बर्फ से ढका, तो 98% भाग इसका बर्फ से ढका होने के कारण ये श्वेत महाद्वीप कहलाता है। दूसरी हम बात करें तो देखिए ये जो महाद्वीप है यहाँ पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, और जब यहाँ पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करेगी तो ये क्या कहलाएगा, निर्जन महाद्वीप भी कहलाता है। निर्जन महाद्वीप कहलाता है, दूसरा इसका उपनाम है। तीसरे उपनाम की बात करें, अब अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ जमा रहती है। आपको पता होगा कि जब सूरज उत्तरायण होता है, सूरज जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप पर 6 महीने तक क्या होगी, रात होगी। और जब सूरज दक्षिणावर्त हो जाएगा तो 6 महीने इस पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो जब सूरज उत्तरायण होता है तो इस पर बर्फीले तूफान चलते हैं, और बर्फीले तूफानों से क्या होता है कि इस पर कभी किसी क्षेत्र में बर्फ जमा हो जाती है, कभी इस तरह से, तो लगातार बर्फ के यहाँ पर ऊपर नीचे जमा होती रहती है, पिघल जाती है। तो कहीं तो आपको दिखाई देगा बहुत बड़ा एक बर्फ का पहाड़ दिखाई देगा, लेकिन अगले ही साल वो पहाड़ वहाँ से हट जाएगा, दूसरी जगह जमा हो जाएगा। जैसे रेत के टीले जमा होते हैं, बालों का स्तूप, कहीं पर टीले बन जाते हैं, फिर वहाँ से उड़कर वो दूसरी जगह बन जाते हैं। तो लगातार इस महाद्वीप के ऊपरी सतह का आकार क्या होता है, परिवर्तनशील रहता है। परिवर्तनशील इसका आकार है बर्फ के कारण पिघलने के और जमने के कारण। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को ध्यान रखना क्या बोलते हैं, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस महाद्वीप पर कोई जनसंख्या निवास करती नहीं है। अब इस पर जनसंख्या तो निवास नहीं करती है, लेकिन कई सारे देशों ने अपने अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थापित कर रखे हैं। जैसे भारत ने स्थापित किया था, आपको पता होगा, दक्षिण गंगोत्री जो नष्ट हो चुका है। उसके बाद मैत्री स्थापित किया भारत ने, और हाल ही में 2012 में भारत ने एक और स्थापित किया है आपका। तो इस तरह से भारत के द्वारा भी यहाँ पर क्या है, कई सारे आपके अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, और उन अनुसंधान केंद्रों के स्थापित करे जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो पूछा जाए कि किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बोलते हैं, तो वो कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप आपका कहलाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के कई सारे उपनाम हो गए, श्वेत महाद्वीप हो गया, निर्जन महाद्वीप हो गया, गतिशील महाद्वीप हो गया, और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव जो है इसके बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है, दक्षिणी ध्रुव इसके बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव ध्यान रखना अंटार्कटिका के कहाँ पर है, बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव।
ठीक है। अब इस महाद्वीप से कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इस दक्षिणी अंटार्कटिका महाद्वीप को सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा देखा गया। तो 1773 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स कुक। जेम्स कुक ने इसको सबसे पहली बार देखा, लेकिन इसकी मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाया, और मुख्य भूमि पर जो पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था वो आपका विलियम सॉसेन करके नाम से था। ठीक है, तो वो कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इस महाद्वीप के बारे में भी क्या क्या इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो मैप जरूर लेकर बैठें, मैप के बिना आपको ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो मैप को आपको जरूर लेकर चलना है साथ में। ठीक है, तो लिख लेते हैं कुछ फैक्ट यहाँ पर पहले इसके बारे में, या यहीं लिख लीजिए, यहीं पर लिख देता हूँ। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक के द्वारा की गई 1773 में। ठीक है, तो खोज सबसे पहले किसने की? जेम्स कुक ने की, लेकिन मुख्य भूमि पर ये नहीं पहुंच पाया। ठीक है, मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था फेबियन विलियम सॉसेन। ठीक है, तो पहला व्यक्ति लिखना फेबियन विलियम सॉसेन। मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, 1820 में ये पहुंचा था। इसके तुरंत बाद कैप्टन जॉन डेविस पहुंच गया था 1821 में। ठीक है, इसके तुरंत बाद ही ध्यान रखना कौन पहुंचा, 1821 में कैप्टन जॉन डेविस। तो 1820 में विलियम सॉसेन पहुंचा, तो पहले पहुंचने वाला कौन सा हो जाएगा? विलियम सॉसेन आपका होगा, और दूसरा पहुंचने वाला कैप्टन जॉन डेविस। अब बात आए कि भारतीय कौन सा पहुंचा, तो भारत तो बहुत बाद में पहुंचा, 1980, 81, 82 के दौरान। तो प्रथम भारतीय की बात आती है, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय में ध्यान रखना लेफ्टिनेंट रामचरण दास। लेफ्टिनेंट रामचरण दास, तो रामचरण दास ध्यान रखना पहले व्यक्ति है जो भारत की तरफ से पहुंचे हैं, कहां पर? अंटार्कटिका पर। ठीक है, तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण दास का नाम आता है। अब बात आती है दक्षिणी ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम है एमंडसन। एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था जो 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। ठीक है, लेकिन अगर प्रथम भारतीय की बात आती है, प्रथम भारतीय जो दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा पहली बार, वो है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही पहले व्यक्ति थे जो कहां पर पहुंचे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, और प्रथम व्यक्ति अगर पूछा जाए तो एमंडसन है, एमंडसन। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये मेन आपके पॉइंट केवल मैं आपको बता दूं, दोबारा से रिपीट कर दूं। अंटार्कटिका की खोज करने वाला पहला व्यक्ति जेम्स कुक था, साल भले याद मत रखो। मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति फैबियन विलियम सॉसेन था। पहला भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण दास था। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन था। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय डॉक्टर गिरिराज सरोही। तो पहले भारतीय की बात आती है तो गिरिराज सरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, तो ये तो स्थिति बनती है किसको लेकर, इसकी खोजकर्ताओं को लेकर, पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों को लेकर, और यहां पर इसके कुछ उपनाम भी लिखे हुए हैं। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव के बारे में कुछ, जो दक्षिणी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ चीजें हम यहां पर जान लेते हैं। ठीक है, तो अगला मैप ले लेते हैं अंटार्कटिका का ही। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। यहाँ पर एक हिस्सा आप देख रहे होंगे और ये हिस्सा तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, और तीनों ओर जल से घिरी हुई भूमि को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर एक भौगोलिक स्थिति है, इसको हम बोलते हैं क्या, पामर प्रायद्वीप। पामर प्रायद्वीप एकमात्र प्रायद्वीप है जो, ध्यान रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप का एक भाग हिस्सा है ऐसा है जो बर्फ से मुक्त रहता है। तो 2% में यही भाग आपका आता है जो साल में कुछ महीने बर्फ रहित रहता है। बाकी पूरे महाद्वीप पर क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपका बीचों बीच में इसके पड़ता है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक सागर नजर आता है, ये एक सागर नजर आता है, इसको बोलते हैं वेडेल सागर, सॉरी इसको बोलते हैं रॉस सागर, ये कहलाता है रॉस सागर। ठीक है, यहाँ पर भी एक सागर नजर आ रहा है, इस सागर को बोलते हैं वेडेल सागर, वेडेल सागर कहलाता है ये। ठीक है, वेडेल सागर। तो यहाँ पर एक सागर है, उत्तर में वेडेल सागर और दक्षिण में रॉस सागर। सबकी विशेषता है, मैं एक एक करके आपको लिखवाऊंगा किसकी क्या विशेषता है। तो वेडेल सागर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखिए हम बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है, इसको बोलते हैं क्यून मॉड पर्वत श्रृंखला। तो क्यून मॉड पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं आपको बता दूं, इस तरह से एक पर्वत श्रृंखला है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला। तो क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और यहीं पर अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए कौन सी है, तो माउंट विंसन मैसिफ। माउंट विंसन मैसिफ, ध्यान रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना कौन सी है, माउंट विंसन मैसिफ। तो माउंट विंसन मैसिफ क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला में पड़ती है, और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला की। अब देखिए हम बात करें, यहाँ पर एक ज्वालामुखी नजर आता है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी नजर आता है, और ये जो ज्वालामुखी है ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको हम बोलते हैं माउंट इरेवस, माउंट इरेवस ज्वालामुखी। ठीक है,
ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। और ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी बच्चों कौन सा हो जाएगा, माउंट एरेबस। तो माउंट एरेबस ध्यान रखना पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी भी कहलाता है। मैं इसको नोट करवा दूंगा, अभी मैं मैप पर चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। जान रहे हैं कुछ चीजें। पामर प्रायद्वीप, पामर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा प्रायद्वीप है जो अंटार्कटिका में कैसा है, बर्फ मुक्त है, बर्फ मुक्त भाग कहलाता है। वेडिल सागर हो गया, रॉस सागर हो गया। रॉस सागर विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, अंटार्कटिका में, और वो कौन सा है, रॉस सागर। तो रॉस सागर विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र पूछा जाए कौन सा है, रॉस सागर है। तो रॉस सागर में समुद्री जीव जंतुओं को बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए यूनेस्को ने इसको क्या किया है, एक रिजर्व घोषित कर दिया है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। माउंट एरेबस धरती का, पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी हो गया। उसके बाद हम बात करें, भारत के कुछ अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए थे। तो भारत के कुछ अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए थे। तो देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर स्थापित किया गया जो हाल ही में नष्ट हो चुका है, फिर एक और यहाँ पर शुरू बनाया गया, और फिर एक यहाँ पर बनाया गया है लार्समन हिल्स पर, ठीक है। अब ये नष्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने रात रहती है, बर्फीले तूफान चलते हैं। तो जब पूरा का पूरा अनुसंधान केंद्र बर्फ से ढक जाएगा तो उसका कोई काम नहीं रहेगा। तो भारत का सबसे पहला जो अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया था, इसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री ध्यान रखना यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद भारत ने एक और स्थापित किया, इसको बोलते हैं मैत्री। मैत्री ये नष्ट हो चुका है दक्षिण गंगोत्री, और 2012 में एक स्थापित किया है, इसको बोलते हैं भारती। भारती। तो ये 3 अनुसंधान केंद्र आपको ध्यान रखने हैं, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। तो ये पूछा जाता है ये क्या है, तो ध्यान रखना ये क्या है, ये तीनों भारत के अनुसंधान केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री की स्थापना हुई थी, दक्षिण गंगोत्री के बाद मैत्री की स्थापना हुई, और मैत्री के बाद भारती की स्थापना की गई। और आपसे पूछा जाए गंगोत्री, एक और है जिसको हम बोलते हैं, ये तो दक्षिण गंगोत्री हो गया, हिमाद्री। एक और ध्यान रखना, हिमाद्री अनुसंधान केंद्र भी भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, लेकिन वो स्थापित किया गया है कहाँ पर, वो किया गया है उत्तरी ध्रुव में। ये सारे कहाँ पर हैं, दक्षिणी ध्रुव में। तो एक और ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिमाद्री। हिमाद्री अनुसंधान केंद्र जो है, हिमाद्री अनुसंधान केंद्र, ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया कहाँ पर, आर्कटिक सागर में, आर्कटिक महासागर, मतलब उत्तरी ध्रुव के पास इसको स्थापित किया गया है। तो ऐसे ऑप्शन आपको दे सकते हैं, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, भारती, और आपसे पूछा जाए हिमाद्री, ठीक है। आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका पर नहीं है, तो हिमाद्री कहाँ पर है, उत्तर में, या कौन से आपके, ये आपके पूछ सकते हैं कि कौन सा आपका अनुसंधान केंद्र है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, अनुसंधान केंद्र के रूप में जाने जाते हैं।
तो ये मैप पर कुछ विशेषताएं आपके हो गई। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप में एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप आपको पता है तीनों ओर जल से घिरी हुई भूमि को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक प्रायद्वीप है, पामर प्रायद्वीप, जो एकमात्र ऐसा स्थान है जो साल में कुछ महीने क्या रहता है, बर्फ मुक्त रहता है। बाकी 98% भाग पर क्या है, बर्फ आपकी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बेडल सागर है और यहाँ पर रॉस सागर है। रॉस सागर को यूनेस्को ने क्या किया है, एक समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर एक खाड़ी का निर्माण भी होता है, इसको होप की खाड़ी बोलते हैं, होप की खाड़ी। ठीक है, ऊपर बेडल सागर है, नीचे रॉस सागर है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, क्यून मॉड पर्वत श्रृंखला। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, इरेवस ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है, जो पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, एक नष्ट हो चुका है दक्षिणी गंगोत्री, एक मैत्री है और एक आपका भारती है। ये प्रमुख विशेषताएं किसकी, अंटार्कटिका महाद्वीप की। एक एक करके सारी विशेषताएं आपने जान ली। अब हम इसके बारे में सारी चीज़ें लिख लेंगे। अभी तो समय आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे लिखेंगे। क्या क्या इसके पॉइंट बनते हैं, वो सारे पॉइंटों को अगली क्लास में हम जरूर लिखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए, थैंक यू।